हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12वीं फिजिक्स में अध्याय 12 परमाणु या एटम के बारे में। ठीक है, तो परमाणु के बारे में हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं में भी कुछ पढ़े हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन का प्रयोग है उसके बारे में समझते हैं। मतलब परमाणु के जो स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग परीक्षण किए, अपना अपना निष्कर्ष दिया, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन का प्रयोग जो है सन 1911 में रदरफोर्ड और उसके जो सहयोगी थे, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके सहयोगी जो था गाइगर और एक था मार्डरसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, परमाणु का बहुत विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने परमाणु का अध्ययन करने के लिए अल्फा कणों को लिया। ठीक है, अल्फा कणों को जो एक स्वर्ण पत्र है उसमें जो है आपतित कराया, उसकी बौछारें कराई और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला, उसी से संबंधित है ये अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए एक बॉक्स ए में जो बिस्मिथ है इनके जो है, जिससे अल्फा कण उत्सर्जित करने के लिए एक बॉक्स लिया। ठीक है, यहाँ से दो जो है समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं के रूप में, या दो क्या बोलना चाहिए, D1 और D2 जो है लेड की ईंटों का एक रास्ता बनाया। ठीक है, वहां से जो है एक जो स्वर्ण पत्र को उसके सामने रखा गया, स्वर्ण पत्र जो है उसके सामने रखा गया। जब ये अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्र से टकराए, ठीक है, तब उनका क्या हुआ, प्रकीर्णन हुआ। जब अल्फा कण जो स्वर्ण पत्र से टकराए और एक पर्दे एस पे आकर मिले, ठीक है, और वहां से एक दूरबीन एम लगा हुआ था जहां से उसको देखा जा सकता था। जब ये अल्फा किरणें जो है इससे टकराए तो इस प्रकार से वो क्या हुए, विक्षेपित हुए। कौन, जो अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण जो है जो जा रहे थे वो क्या है, स्वर्ण पत्र से टकराए और विक्षेपित हुए, जो पर्दा पे आके एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे टकरा के अल्फा कण जो है विक्षेपित होकर इस प्रकार से ये टकरा के विक्षेपित हो रहे थे और एक निष्कर्ष निकाला। तो इसी को रदरफोर्ड ने परीक्षण किया। ठीक है, इसे जो है रदरफोर्ड का जो है अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसके अनुसार क्या क्या निष्कर्ष मिला, जब ये प्रयोग किया गया तब अधिकांश अल्फा कण जो हैं जो स्वर्ण पत्र की पन्नी को पार करके सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण जो है ये जो निकले वो सीधा पार करके जो है स्वर्ण पत्र को पार करके आगे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण लगभग जो है 8000 में से एक, दूसरा क्या है 8000 में से एक कण, ठीक है, एक कण जो है 90 डिग्री पे क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। मतलब यहाँ से गए और इधर निकल गए, या यहाँ से गए इधर चले गए, यहाँ पे 90 डिग्री पे विक्षेपित हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फा कण जो है लगभग जो है, तीसरा जो क्या है, कुछ अल्फा कण 0.14 अल्फा कण जो है वो क्या हुए, 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए। ठीक है, 1 डिग्री से अधिक कोण पे क्या हुए, प्रकीर्णित हो गए, फैल गए। ठीक है, और तो इस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहला निष्कर्ष ये है। फिर जो है रदरफोर्ड के जो परीक्षण में निष्कर्ष, ठीक है, ये है निष्कर्ष में उन्होंने क्या क्या बताया, निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि चूंकि अधिकांश अल्फा कण क्या है, सीधे सीधे जो है स्वर्ण पत्र से टकराकर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण पत्र से टकराकर आगे निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, मतलब खाली है। ठीक है, अल्फा कण जो है धनावेशित होते हैं। चूंकि अल्फा कण जो है विक्षेपित होते हैं, परंतु परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए जो कि अल्फा कण पर स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। देखिए अल्फा कण क्या होता है, धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए क्या हो जाता है, इससे नाभिक के जब नजदीक जाता है तो विक्षेपित हो जाता है। मतलब नाभिक क्या धनावेशित है, तभी तो अल्फा कण धनावेशित को विचलित किया। ठीक है, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। यह तभी संभव है जब क्या है, नाभिक क्या होगा, या परमाणु का जो नाभिक का द्रव्यमान जो है केंद्र पे होगा। कुछ अल्फा कण जो अधिक कोण पे, जैसे कि ये वाले कण गए और इधर जो है अल्फा कण विक्षेपित हो गया, यहाँ से देखिए इस प्रकार से। तो ये तभी संभव है जब क्या है, परमाणु का जो नाभिक जो है या फिर उसका जो बीच वाला हिस्सा है उसका द्रव्यमान जो है उसी में ज्यादा केंद्रित हो। ठीक है, तथा इस संपूर्ण धनावेश को एक ही सीमित स्थान पे केंद्रित है। तो जो परमाणु का जो नाभिक होता है संपूर्ण द्रव्यमान वही केंद्रित होता है, बाकी हिस्से में क्या रहता है, परमाणु में खाली रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विचरण करते रहते हैं। ये था क्या है, रदरफोर्ड का परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण का प्रक्षेप्य पथ,
अल्फा कण का प्रक्षेपी पथ, मतलब जब रदरफोर्ड और उनके सहयोगी गाइगर और क्या है मार्सन जब है इन्होंने जो प्रयोग किया तो उसमें उन्होंने बताया अल्फा कण का एक प्रक्षेप पथ के बारे में बताया। तो ये क्या है, जब अल्फा कण परमाणु से अधिक दूरी पर होता है तो अल्फा कणों का जो विद्युत सदिश है या वेग सदिश जो है के लंबवत परमाणु के नाभिक और अल्फा कणों के जो वेग सदिश के बीच लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि लंबवत दूरी को अल्फा कण का एक संघट्ट प्राचल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है, ठीक है, ये हो गया, और अल्फा कण का जो है ये सोर्स है, यहाँ से अल्फा कण का स्रोत है, ठीक है, ये हो गया स्रोत। तो अल्फा कण क्या करेंगे, इस नाभिक के साथ जाके इस प्रकार से टकराएंगे। तो ये जो यहाँ तक की जो दूरी है नाभिक के साथ लंबवत दूरी अल्फा कणों के जो सदिश की दूरी को उसको हम बोलते हैं संघट्ट प्राचल। ठीक है, संघट्ट प्राचल, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। ये जो संघट्ट प्राचल है ये है, ठीक है। अब ये जो संघट्ट प्राचल जो है ये जो है इसका मान किस पे डिपेंड करता है, बी का जो मान है उसका मान होता है 1/4πε0 ZE का वर्ग cos θ/2 अपॉन में k। ठीक है, ये हो गया। जहाँ पे क्या है देखिए 4 पाई तो नीता है, ये क्या होता है विभव की विद्युतशीलता है, z क्या है परमाणु क्रमांक है, e जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, k जो क्या है गतिज ऊर्जा है, इसके अल्फा कणों की क्या है गतिज ऊर्जा है, थीटा क्या है जब जो है नाभिक के साथ जो अल्फा कण टकरा के प्रकेंद्रित होंगे किसी भी दिशा में जाएंगे तो उसके साथ बना हुआ कोण है। ठीक है, ये है प्राचल। तो इसकी एक विशेष स्थितियां हैं, अल्फा कण का जो प्रक्षेप पथ के लिए क्या क्या विशेष स्थितियां हैं। यदि संघट्ट प्राचल बी का मान अधिक होता है तो अल्फा कण जो है अविचलित हुए चला जाता है। अगर संघट्ट प्राचल का मान बी का मान अधिक है, ठीक है, बी का मान अधिक है तब क्या होता है, ये जो संघट्ट प्राचल का मान जो बिना विचलित हुए आगे निकल जाते हैं, मतलब ये जो अल्फा कण जो स्रोत है वो इस प्रकार से बिना विचलित हुए सीधा के सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है यदि संघट्ट प्राचल का मान कम होता है तो अल्फा कण अधिक कोण से प्रकेंद्रित होते हैं। अगर बी का मान कम होता है, बी का मान कम होता है तो क्या होता है, ये जो अल्फा कण का जो स्रोत है वो इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये या फिर अधिक कोण के साथ ये विचलित हो जाते हैं। ठीक है, यदि b का मान 0 पर, b का मान 0, ठीक है, b का मान जो है जब 0 होता है तो यहाँ पे थीटा का मान जो है मतलब जो b का मान जब ज्यादा होता है तो अल्फा कण जो होते हैं सीधा जो है जाके वापस उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो टकरा के 180 डिग्री के साथ कोण पे टकरा के वो वापस आ जाते हैं। ये है अल्फा कण का प्रक्षेप पथ जो इस प्रकार से वापस आ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। देख लो इसको बहुत ही सरल है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो परमाणु स्पेक्ट्रम मतलब जो है परमाणु का जब हम उसके तरंग जो परमाणु से निकलने वाले तरंगों का जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे उनके कलरों के बारे में अध्ययन करेंगे तब उसको हम परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, परमाणु स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। पिछली कक्षा में भी हमने मतलब अध्याय क्रमांक 11 में भी स्पेक्ट्रमों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं या किसी अन्य विधि के द्वारा उसको हम ऊष्मा देते हैं, चाहे विकिरण के माध्यम से हो, चाहे विद्युत विभव के द्वारा हो या फिर साधारण हम उसको गर्म करते हैं, तो उससे क्या होती है किरणें उत्सर्जित होने लगती है, किरणें निकलने लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं तब उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, या उसको अगर सिस्टमैटिक रूप से समझा जाए तो क्या होगा, तापदीप्त वस्तु के प्रकाश से, है ना, तापदीप्त मतलब गर्म वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है
सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसके बाद है बैंड स्पेक्ट्रम को बाद में देखेंगे। सतत स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा? इस स्पेक्ट्रम में जो सभी रंग जो होंगे एक निश्चित क्रम में क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। जब मतलब सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं किसी धातु से या किसी परमाणु से या किसी तत्व से, ठीक है, तो सभी रंग एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। किसी भी दो रंगों के बीच स्पष्ट रूप से दूरी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, या कोई पृथक्करण रेखा नहीं रहेगा। सतत स्पेक्ट्रम में क्या रहेगा? सबसे शुरुआत में लाल रंग रहेगा और आखिरी में बैगनी रंग रहेगा, ठीक है। दोनों रंगों के बीच जो रहेगा किसी भी प्रकार का पृथक्करण रेखा नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि सतत स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कलर हो गया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कलर इसी से मिक्स रहेगा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, इस प्रकार से, है ना। यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा? मतलब बैगनी रंग, उसके बाद जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नीला और फिर लाल, ठीक है, सॉरी नारंगी और ये लाल। तो इनमें क्या रहेगा? स्पष्ट रूप से जो जैसे कि इससे देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हरा के बाद नीला कब शुरू हुआ, ये पीला रंग जो है कब शुरू हुआ नहीं पता चल रहा है। जामुनी के पश्चात जो है यहाँ पे अगर बैगनी और जामुनी के बीच में कोई स्पष्ट रूप से रेखा दिखाई नहीं दे रही, मतलब एकदम कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू सतत रूप से रहेंगे, ये रेखाओं में एक पृथक्करण रेखा नहीं दिखाई देगा, मतलब सभी रंगों के लिए। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होगा? इस स्पेक्ट्रम में जो है काली पृष्ठभूमि पर पतली व चमकीली रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक है। मतलब जब हम रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो एक काली पृष्ठभूमि रहेगा जिसमें किस टाइप की रेखाएं देंगी? काली और चमकीली, मतलब इस प्रकार से काली और चमकीली जो है रेखाएं दिखाई देंगी बीच बीच में, है ना। ये काली जो रेखाएं, उसके बाद ये वाला हिस्सा चमकीली रेखा रहेगा, फिर से ये काली और ये चमकीली, ये बड़ा हिस्सा क्या रहेगा? चमकीली रेखा रहेगा और छोटा छोटा काली रेखा रहेगी। ये होगा रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करता है, ठीक है। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम रहेगा, जब कोई गैस या वाष्प जो है परमाणु अवस्था में आने के पश्चात जब स्पेक्ट्रम बनता है तब इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को, चूंकि गैस जो है परमाणु अवस्था आने के पश्चात इस प्रकार का स्पेक्ट्रम व्यवहार करता है, इसलिए परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। जब विसर्जन नलिका में किसी गैस या फिर तत्व वाष्प में कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो आप रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं, ठीक है। सोडियम लैंप और मरकरी लैंप भी रेखीय स्पेक्ट्रम के उदाहरण है। जो सोडियम लैंप या मरकरी लैंप है जो पहले आते थे वो जो है रेखीय स्पेक्ट्रम के उदाहरण है। और अधिकांशतः जितने भी प्रकृति में जो पाए जाने वाले धातु हैं मुख्य तौर पे रेखीय स्पेक्ट्रम ही प्रदर्शित करते हैं, अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम नहीं प्रदर्शन करते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम ज्यादातर तत्वों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। अगला है बैंड स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रम में, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टियां दिखाई देती है। चौड़ी चौड़ी और अलग अलग रंगों की पट्टियां दिखाई देती है। ये पट्टियां एक सिरे पर चमकदार तथा दूसरे सिरे पर क्या होते हैं? धुंधले रहते हैं। एक सिरे पे चमकदार और दूसरे पे क्या रहेंगे? धुंधले रहेंगे। यह स्पेक्ट्रम उन गैसों से प्राप्त होता है जब उन्हें गर्म करने पे या तापयुक्त करने पे वो आणविक अवस्था में स्पेक्ट्रम बनाते हैं या उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं या फिर इन्हें आणविक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। आणविक स्पेक्ट्रम कहने का कारण क्या है? जब इनको गर्म करते हैं तो आणविक अवस्था में ये स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी उदाहरण क्या है? गैसलर ट्यूब में कम दाब पर तथा कम विभवांतर पर विद्युत विसर्जन करने से बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके लिए है, इसको हम कैसे बताएंगे? बैंड स्पेक्ट्रम के लिए क्या होगा? तो
देखिए यहाँ पे जो काली पृष्ठभूमि पे क्या रहेगा, अलग अलग रंगों की जो है पट्टियां दिखाई देंगी, चमकीली पट्टियां। और ये चमकीली पट्टियां क्या रहेंगी, शुरुआत में कैसे रहेंगे, एकदम चमका हुआ रहेगा, फिर इधर धुंधला। तो धुंधला के लिए देखो मैं खुद भी रंग नहीं बनाया हूँ, यहाँ पे फिर चमकीली, इधर धुंधला, फिर चमकीली, फिर धुंधला। तो इस प्रकार से जो है क्या मिलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। आया समझ में? देख लो बहुत ही सरल था ये। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो तीनों प्रकार थे उसको हम समझ लिए हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी धातु की सतह पे आपतित होता है, जैसे कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी या फिर जो भी तत्व हो या जो भी पदार्थ हो वो अवशोषण करता है। ठीक है, तो जब किसी तत्व पे या पदार्थ पे जो है श्वेत प्रकाश पड़ता है, या चाहे ठोस हो, द्रव या गैस हो, तो पदार्थ के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है, उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है। तब हम जब उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जिन तरंगदैर्ध्य के तरंगों का या फिर प्रकाश का अवशोषण किया रहता है, और उसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उस जिन तरंगों का स्पेक्ट्रमों का जो अवशोषण किया रहता है उसके जगह जो है, उसके जगह स्पेक्ट्रम ना दिखाई देके काली पट्टियां दिखाई देती हैं, उसी स्थान पर काली रेखाएं या काली पट्टियां दिखाई देती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि एक श्वेत प्रकाश है, ठीक है, एक जो श्वेत प्रकाश जो रहेगा किसी स्रोत से, ये जो है हमारा स्रोत है, ठीक है, तो यहाँ से श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार से, ये हो गया, ये स्रोत है, यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब हम मान लेते हैं किसी वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया हमारा वस्तु। अब जब हम इसका जब अध्ययन करते हैं तो जिस जिस कलरों का अवशोषण किया है उस कलर का जो होगा इस प्रकार से काली पट्टियां दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से ये काली पट्टियां दिखाई देंगी, इसे ही क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब है आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं, इसको आप खुद से देख लेना, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का जो परमाणु मॉडल है आप कक्षा 9वीं 10वीं में भी पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सन 1913 में नील्स बोर ने, ठीक है, 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल उनकी कमियों का दूर करके, उनका अध्ययन करके परमाणु के बारे में खुद की जो समस्याएं थी उसका गहन अध्ययन किया और अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल की पहला कथन ये है कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसे केंद्र पे अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम एक परमाणु की बात करते हैं तो ये उसका नाभिक है। ठीक है, तो नाभिक में जो होगा पूरा जो द्रव्यमान जो होगा वह धनावेश ये कहाँ पे होंगे, उसके केंद्र पे होंगे। ये पहला कथन था। ठीक है, दूसरा था इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो के बीच जो धनावेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षक में होते हैं और नाभिक कैसा है, धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल जो है उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तीसरा, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो है बहुत सारे संभव कक्षक होते हैं। ठीक है, अलग अलग कक्षक होते हैं इस प्रकार से, फिर एक और कक्षक होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है केवल विशेष कक्षाओं में ही क्या करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर जो एक विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षकों को स्थायी कक्षक कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्थायी कक्षक होते हैं जिनमें स्थायी कक्षक में वही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिनका जो कोणीय संवेग जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग जो है h/2π का क्या होता है, समगुणक होता है। उन्हीं कक्षकों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा अभिकेंद्रित बल से जब वृत्तीय गति करते हैं तो उन्हीं स्थायी कक्षकों में गति करेंगे जिनके लिए क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है, संवेग h/2π का क्या रहेंगे, समगुणक। समगुणक, तो समगुणक क्या है, n के रूप में। ठीक है, कोणीय संवेग क्या होता है, अगर किसी कण का जो है द्रव्यमान m, उसकी त्रिज्य और इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक की त्रिज्य r और उसका वेग v है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और वेग जो है v, वह
कक्षक की त्रिज्या जो है r है तो कोणीय समय क्या हो जाएगा, कोणीय समय क्या होगा mvr। ठीक है, कक्षा 11वीं में भी पढ़े कोणीय समय mvr। तो mvr किसके बराबर होगा, m गुणित h/2 के बराबर। ठीक है, जहाँ m क्या है, कक्षकों की संख्या है। ठीक है, और h जो है प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है 6.67 गुणित 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ये है, तो ये था बोर का परमाणु मॉडल, जिसकी जो विशेषताएं या अभिक्रिया जो है इस प्रकार से थे। ठीक है, आया समझ में। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बात किया था रैखिक स्पेक्ट्रम, अधिकांशतः परमाणु जो रैखिक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो भी है मतलब हाइड्रोजन परमाणु भी रैखिक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया गया, और उनके जो बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाओं को जो है हाइड्रोजन परमाणु का क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में आएगा, अर्थात वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा। उस ऊर्जा को ग्रहण करके तो जो है दोनों ऊर्जा स्तरों में, उच्च ऊर्जा स्तरों में और निम्न ऊर्जा स्तरों में, कहने का मतलब ये जैसे कि एक हाइड्रोजन है, उसको जब हम एनर्जी दिए, ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी दिए, तो जो निम्न ऊर्जा स्तर था, निम्न ऊर्जा स्तर से जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फिर से यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर में जो है आ गए। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गए, तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में जो एक ऊर्जा अंतराल था, तो उस ऊर्जा अंतराल में एक विकिरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक विकिरण उत्सर्जित हुआ होता है, जिसका एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो जो ये दोनों ऊर्जा अंतरालों में यहाँ और यहाँ में अंतराल है। ठीक है, इस अंतराल में एक विकिरण उत्पन्न हुआ, जिसका क्या था, निश्चित तरंगदैर्घ्य था। ठीक है, इसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। तो इसे क्या बोला गया, इसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहा गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्य तौर पे 5 जो है स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई, या फिर 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहला है लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमों का एक श्रेणी बनाया गया। ठीक है, हाइड्रोजन से प्राप्त जो बहुत सारी स्पेक्ट्रम में प्राप्त है, उनका एक श्रेणी बनाया गया है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी निम्न प्रकार से है। पहला है लाइमन श्रेणी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर है बामर श्रेणी, तीसरा नंबर है पाश्चन श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट, और पांचवा नंबर है फुंट श्रेणी। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रम श्रेणी प्राप्त हुई है ना। उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का एक श्रेणी बनाया गया, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया। लाइमन श्रेणी की बात करते हैं, एक एक करके सभी की बात करेंगे। लाइमन श्रेणी क्या है, लाइमन श्रेणी जब है, जब इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर से वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है, अर्थात जब है अगर ऊर्जा स्तर को मैं इस प्रकार से बांटूं कि वो n1 से जो है n1 बराबर 1 से ऊर्जा स्तर n2 बराबर 2 में, ठीक है, एक उच्च ऊर्जा स्तर से n2 बराबर 2, 3, 4, 5 ये हो सकते। इसमें जब कूदता है तो जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होगा पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, एक पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगा। इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा, पराबैंगनी क्षेत्र में। ये जो है पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है 1/λ होता है r 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, जहां बता देते हैं लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है, विकिरण का
तरंगदैर्घ्य, R जो है रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। इसका मान होता है 10⁷ मीटर प्रति 10⁷ प्रति मीटर, ठीक है। ये हो गया। और ये जो है संख्या को बता रहे हैं ना, पहला स्पेक्ट्रम संख्या के लिए, ठीक है। इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए लाइमन श्रेणी में जो प्राप्त जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं रहेंगे, इनके लिए जो अधिकतम जो है अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होगा वो जो होगा कितना है 1215 एंगस्ट्रॉम का प्राप्त होता है, ठीक है। और जो है सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य और छोटा जो है वो जो है 912 एंगस्ट्रॉम का जो है प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया। लाइमन श्रेणी में सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य जो रहेगा 1215 और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य जो रहेगा 912 एंगस्ट्रॉम का रहता है, ठीक है। ये हो गया लाइमन श्रेणी। अब आगे बात करते हैं, आगे रहेगा बामर श्रेणी, ठीक है। अगला है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी कब रहेगा? जब इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब है जो उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, अर्थात इसमें क्या रहेगा, इसके लिए अगर हम बात करते हैं बामर की बात करते हैं, ठीक है। बामर के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये जो है n1 का मान 2 और n2 का जो मान रहता है 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तब जो है बामर जो है श्रेणी प्राप्त होता है, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में प्राप्त होता है? ये दृश्य क्षेत्र में। ये जो है दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके लिए अगर हम तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला बोलेंगे तो ये रहेगा 1/2 का वर्ग माइनस n2 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसके लिए अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है और छोटा लैम्डा का जो मान होता है वो क्रमशः इस प्रकार से है 6563 और दूसरा है 3646। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगला है पाश्चात्य श्रेणी। पाश्चात्य श्रेणी कब प्राप्त होगा? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है अगला है पाश्चात्य श्रेणी। पाश्चात्य श्रेणी में क्या रहेगा? n1 का मान जो होगा 3 होगा और n2 का मान जो होगा 4, 5, 6, 7 होगा, ठीक है। तब पाश्चात्य श्रेणी मिलेगा। पाश्चात्य श्रेणी के लिए कौन से क्षेत्र में प्राप्त होगा? पाश्चात्य जो श्रेणी है अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी। ये जो है पाश्चात्य श्रेणी जो है अवरक्त क्षेत्र में, ठीक है। इनके लिए फिर ये फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर मैं पाश्चात्य श्रेणी की बात करता हूँ तो ये r का मान कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इनके लिए अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आप बुक से देख सकते हैं, उसको पढ़ लेना। उसके बाद आता है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी जो होगा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा 4 इधर 5, 6, 7 और 8 प्राप्त होगा। तब क्या प्राप्त होगा? ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगा, है ना। ये जो है दूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके लिए हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट है कुंड श्रेणी। कुंड श्रेणी का प्राप्त हो जब इलेक्ट्रॉन जो है होगा उच्च ऊर्जा स्तर से जो है चौथे ऊर्जा स्तर में जब जाएंगे, ठीक है। तब जो होगा ये जो है पाश्चात्य श्रेणी हमें कुंड श्रेणी प्राप्त होगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? n का मान जो होगा 5 और इधर जो होगा 6, 7, 8 और 9 प्राप्त होंगे, ठीक है। ये जो है कौन से क्षेत्र में प्राप्त होंगे? ब्रैकेट कुंड श्रेणी जो है अति दूर अवरक्त क्षेत्र में, ठीक है। अति दूर अवरक्त क्षेत्र में ये प्राप्त होंगे। बहुत ही सरल है ये जो है लाइमन, बामर, पाश्चात्य, ब्रैकेट और कुंड श्रेणी। चलिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं हैं लाइमन श्रेणी, बामर, पाश्चात्य, ब्रैकेट और कुंड श्रेणी, उसको जो है उनकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले क्या होगा? दूसरे ऊर्जा स्तर से जब
पहले ऊर्जा स्तर में जब आएगा तब हमें ये लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से आएगा, फिर आएगा यहाँ से, फिर ये हो गया। फिर आगे बढ़ते जाएंगे और ये हो गया लास्ट। मतलब n1 का मान जो होगा 1 रहेगा, n2 n3 n4 n5 n6 n7 के लिए जो होगा लाइमन श्रेणी आएगा। दूसरे के लिए कहाँ से होगा, पहला तो ये हो गया, दूसरे में कहाँ से जाएगा, एक होगा यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर आगे इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। ये कौन सा श्रेणी रहेगा, बामर, ठीक है। मतलब ये उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में, मतलब 3 4 5 6 7 के लिए दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएंगे ब्राह्मण प्राप्त होगा। तीसरे के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये प्राप्त होगा उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब हमें मिलेगा पाश्चन श्रेणी, ठीक है। उसके बाद जब उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में ये इनमें जब प्राप्त होगा तो हमें मिलेगा पाश्चन के बाद क्या है, ब्रेकेट, सॉरी पाश्चन के बाद क्या है, ब्रेकेट, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रेकेट। उसके बाद यहाँ से ये हो गया 1 और ये 2, तब क्या मिलेगा, कुंड। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रेकेट और कुंड जो है श्रेणियां हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। इनके लिए जो है अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य को देखना बहुत जरूरी है, उसको आप बिल्कुल देखिएगा बुक से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसी का उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव, ठीक है। उत्तेजन ऊर्जा क्या है, जब किसी परमाणु को बाहरी माध्यम से, बाहरी सोर्स से हम ऊर्जा देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उन ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम उत्तेजन कहते हैं। इसको मैं साधारण तौर पे ऐसे समझाऊं, जैसे कि हम क्या है, खाली पीली बैठे खाना नहीं खाए, ठीक है, तो हम निम्न ऊर्जा अवस्था में रहेंगे, आरामदायक रहेंगे, लेकिन जब हमें एनर्जी मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा, हम जब भोजन ग्रहण कर लेंगे तो हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा, तो हम कहाँ काम करना शुरू कर देंगे, तो हम निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुँच जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। उसी को उत्तेजन कहा गया, ठीक है। अब परमाणु द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है। ये है उत्तेजन ऊर्जा। क्या होगा, परमाणु द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तथा एक है उत्तेजन विभव। तो जिस परमाणु को जब विभव देने से उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचे थे, तो उस विभव को हम क्या बोलेंगे, उत्तेजन विभव कहेंगे। बहुत छोटा छोटा है। उसके बाद है आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण, देखिए ये हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु के पहलतम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जो नाभिक के साथ जो उनका बंध जो रहता है वो कमजोर होता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन परमाणु को जब ऊर्जा देते हैं, उसके पहलतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन बाहर होकर निकल जाता है और परमाणु जो है आयनित हो जाता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जब वो ऊर्जा मिलता है, ठीक है, तो कैसा हो जाता है, सोडियम में ऊपर प्लस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, तो ये जो आयनीकृत हो जाता है। तो इस सोडियम परमाणु को आयनीकरण करने में जो ऊर्जा लगा है वो क्या है, आयनीकरण ऊर्जा कहलाता है। और उस विभवांतर को जिसके कारण जो है ये आयनित हुआ था, आयनीकरण क्या कहलाता है, आयनीकरण विभवांतर कहलाता है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम आगे बात करते हैं बोर के क्वांटीकरण, अभिगृहित और डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। जो बोर का जो क्वांटीकरण जो था और डी ब्रॉगली का जो स्पष्टीकरण किसके लिए, नाभिक और परमाणु के लिए था, उसके बारे में। तो बोर के अनुसार जो है, इसको एक बार देख लो। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है बोर के क्वांटीकरण के अपगृहित का डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। बोर के द्वारा क्या बताया गया था, किसी परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों जो कक्षीय गति करते हैं, तो उसका क्या होता है, जब वो कक्षीय गति करते हैं तो कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग का जो मान होता है h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये बताया था बोर ने, ठीक है। अर्थात जो है MeV जो होगा वो किसके बराबर होगा, NH/2π के बराबर होता है। जहाँ n का मान क्या है, 1 2 3 4 और आगे, मतलब ये n जो है कक्षकों की संख्या को बताता है। और MeR क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का जब नाभिक के चारों वृत्तीय गति करता है तो कोणीय संवेग है, ठीक है। अब इस समीकरण की हमें उत्पत्ति करना है, ये समीकरण की हमें उत्पत्ति करना है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा,
का हमारा अगला टॉपिक है बोर के क्वांटीकरण के अभिक्रिया का डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। बोर के जो परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करे जो इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ये बोर के द्वारा बताया गया था। अर्थात अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका द्रव्यमान m, उसका वेग जो है v और जिस अक्ष में या कक्षक में गति करे उसकी त्रिज्या r है, तो इसका जो मान हो जाएगा mh/2 पाई के बराबर होता है, जहाँ n का मान होता है 1, 2, 3 इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें इस समीकरण की उत्पत्ति करना है क्योंकि डी ब्रॉगली के द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया गया। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, जब कोई कण जो है v वेग से गतिमान है और उसका द्रव्यमान m है, तब उसके साथ एक तरंग संबद्ध रहता है तथा उस तरंग का समीकरण क्या होता है, लैम्डा बाई क्या होता है, डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं तरंग का समीकरण क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h/mv होता है। ठीक है, जहाँ h क्या है, जहाँ h जो है प्लांक नियतांक है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है h/mv होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। आगे जब डी ब्रॉगली ने परमाणु के बारे में अध्ययन किया, बोर के जो परमाणु मॉडल में जो भी समस्या है डी ब्रॉगली ने उसका अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों जो परिक्रमा कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं, एक डोरी के समान अप्रगामी तरंग जो है, जिस प्रकार डोरी में एक अप्रगामी तरंगे संलग्न होती है, उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं उसमें भी एक अप्रगामी तरंगे होती हैं। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं इसलिए अप्रगामी तरंगे वहाँ पे बंद रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, और उन्होंने आगे बताया कि वृत्तीय कक्षक की जो परिधि है, वृत्तीय कक्षक की जो परिधि जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंग का पूर्ण गुणज के बराबर होगा, तो जिस वृत्तीय कक्षक में गति करे। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो है का द्रव्यमान कितना है, m होगा। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और उसकी जो त्रिज्या जो है, किसकी त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, जब कक्षा की त्रिज्या r है तो rn है तो, ठीक है, तो जो परिधि जो होगा कक्षा की परिधि जो है इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य से क्या रहेगा, का पूर्ण गुणज। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r है, यहाँ पे n गुणित लैम्डा। ठीक है, जहाँ n क्या है, n का मान है 1, 2, 3 इस प्रकार से। ठीक है, n जो है कक्षकों की संख्या को बताएगा, तो यहाँ से हम Rn बराबर क्या रख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे n λ/2 पाई। ठीक है, अब हम लैम्डा का मान जानते हैं डी ब्रॉगली से, लैम्डा बराबर होता है h/mv, तो Rn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 पाई h/mv। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक की क्लियर है। ठीक है, अब आगे है mv। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, mv को जो होगा n कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा का मान जो है यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा Rn बराबर में n/2 पाई, लैम्डा की जगह रखेंगे h/mvn। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, vn कर देंगे, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, m और vn को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा mvn Rn बराबर nh/2 पाई। ये हो जाएगा बोर का जो क्वांटीकरण का अभिक्रिया का डी ब्रॉगली के द्वारा जो है स्पष्टीकरण का व्यंजक mvr का मान जो हो जाएगा nh/2 पाई के बराबर हो गया। ये हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे जो होगा मैं कल बताऊंगा।